Good morning, students. Hope you all are well and safe. So, as we have started with our chapter 2 of economics, that is some basic concepts of macroeconomics, and in today's lecture, we are going to start with our next topic, that is the circular flow of income. See, what is circular flow of income? In every economy, three activities never stop. First is the production of goods and services. Second is the generation of income. Income in terms of wages, interest, rent and profit. And third is the expenditure. Expenditure again, the consumption expenditure and the investment expenditure. So these kinds of activities are the lifeline of an economy, and the concept of economy does not एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज. तो ये इन तीनों एक्टिविटीज के इकोनॉमी के अंदर कॉन्टिन्यूसली वे के अंदर चलना नीडेड है, और ये कॉन्टिन्यूसली वे के अंदर चलती हैं. सी, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज एंड इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड. ना ही हमें इन एक्टिविटीज की बिगिनिंग के बारे में पता है और ना ही इनके एंड के बारे में पता है. सो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द थ्री मेन एक्टिविटीज गोज ऑन इन एन सर्कुलर फ्लो और सर्कुलर मोशन, एंड दीज आर द अनएंडिंग एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी which involves the various sectors of the economy, basically the producer sector, the household sector, and along with that the governmental sector also. So each activity is cause as well as consequence of the other activity. That means the all three activities are interrelated with each other. Production करेंगे तो ही consumer consumption करेगा या expenditure करेगा. Production होगी तो ही factors use होंगे, factors like land, labor, capital. अगर factors use होंगे तो again household को कुछ ना कुछ income होगी, income in the form of rent, wages, interest and profit. So ये तीनों activities ऐसी हैं जो एक circular motion के अंदर चलती हैं, ना ही इनकी beginning का confirmation है और ना ही इनके एंड का. सो बेसिकली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स द सर्कुलरिटी ऑफ द फ्लोज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी. सो यही तीन फ्लोज होते हैं हमारी कंट्री के अंदर या इकोनॉमी के अंदर. सर्कुलर फ्लो के तीन फेसेस. सो हाउ दे गोज अप. फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो प्रोड्यूसर्स या फिर फर्म्स होती हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करती हैं. देन कम्स द जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. वहां से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होती है. इनकम जनरेट होगी तो लोग वहां से कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे अपनी इनकम के ऊपर. तो ये तीन फेसेस इकोनॉमी के अंदर इसी तरीके से चलते हैं. लेट्स डू देम वन बाय वन. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. The first phase is the phase of production. In this phase, production here refers to the value addition. Value addition means कि raw material के अंदर या फिर किसी भी तरह के इनपुट के अंदर जब आप कोई एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं, जैसे आप कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं द वैल्यू एडिशन. फॉर एग्जाम्पल सी, when wood worth rupees 5,000 converted into chairs worth rupees 10,000, would act as a raw material here. 5,000 के वुड को आप यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस अ चेयर ऑफ 10,000. तो यहाँ पे आपके रॉ मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है. द वैल्यू एडिशन इज ऑफ 5,000, means 10,000 minus of 5,000 is equals to 5,000. So this is what production means. That means आप जब किसी वैल्यू की, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर कुछ एडिशन कर देते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं द प्रोडक्शन. एंड फेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर. जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फिर जो फर्म्स हैं वो सामान को बनाते जाते हैं और जो सामान की वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड करते जाते हैं. सो जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है. बेसिकली उन्हें फैक्टर्स, इनपुट्स की जरूरत होती है. फैक्टर इनपुट लाइक जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सी, नॉन फैक्टर इनपुट ओनली एक्ट एज अ रॉ मटेरियल. जब रॉ मटेरियल के साथ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को यूज किया जाता है, तभी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है. एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर बनाता क्यों है? ताकि जितने भी सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर है या हाउस होल्ड है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. सो इस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है. और ह्यूमन की वांट्स का कोई एंड नहीं है. लोगों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती. उनको हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है. तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए या हाउस होल्ड सेक्टर की सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करता है इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जिसका कोई एंड नहीं है. इसलिए जो फेस ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. देयर इज नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन.
So second comes the phase of income generation, also called the phase of distribution. Income generation and distribution one and same thing. See, प्रोडक्शन फेज के अंदर हमने पढ़ा कि जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर इनपुट्स लेता है, लाइक लैंड लेता है, लेबर लेता है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. तो अब कोई भी पर्सन है, हाउस होल्ड है, वो फ्री में अपनी लैंड नहीं देगा, वो फ्री में लेबर की तरह काम नहीं करेगा, फ्री में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा. तो वहां पे प्रोड्यूसिंग सेक्टर को फैक्टर इनपुट यूज करने के बदले में उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता है टू द हाउस होल्ड सेक्टर. लाइक आपने कोई लैंड दी है तो आपको रेंट मिलेगा, आपने लेबर की तरह काम किया है तो आपको मंथली वेजेस मिलेंगी, आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्ट की है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप की है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. सो फेस ऑफ इनकम जनरेशन में सिंपली यही है. तो फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को, एंड बदले में वो क्या लेता है, रेंट फॉर द लैंड, interest for capital, wages or salaries for labor and profit for the entrepreneurship. Thus in this phase जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके लिए इनकम जनरेशन हो जाती है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फेज 1. जो फेज 1 के अंदर प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर जो सोर्सेज यूज होते हैं उनका रिटर्न कहाँ मिलता है, फेज 2 के अंदर. सो दैट मीन्स फेज 1 एंड फेज 2 आर इंटरलिंक्ड. प्रोडक्शन होगी तभी फैक्टर इनकम्स जनरेट होंगी टू द हाउस होल्ड सेक्टर. अब सी थर्ड पार्ट इज द फेज ऑफ डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ ना कुछ इनकम रिसीव हुई, वो इस इनकम का क्या करेंगे, अपने पास सेव करके नहीं रखेंगे, उन्हें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट के अंदर से या प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कुछ ना कुछ सामान खरीदना पड़ेगा. अगेन सामान खरीदने के लिए वो क्या देंगे, मनी पे करेंगे, और मनी उनके पास कहाँ से आएगी, जो उन्हें फैक्टर इनकम्स रिसीव हुई थी इन द फेज 2. सो अगेन देयर कम्स अ लिंक बिटवीन द फेज 2 एंड द फेज 3. In this phase, the income is spent or disposed of on the purchase of final goods and services. जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर हैं जिनको रेंट मिला, वेजेस मिली, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, वो उस पैसे को कहाँ यूज करेंगे, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए दे विल परचेज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड्स, वहां पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा. इन द सेम वे व्हेन प्रोड्यूसर बाय द फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. फॉर प्रोड्यूसर्स द कमोडिटीज लाइक द एसेट्स, द प्लांट मशीनरीज, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो इन फेज 3 देयर इज डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम इन फेज 2. फेज 2 के अंदर जो इनकम हुई थी उससे फेज 3 के अंदर उसी इनकम को एक्सपैंड कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया उस इनकम का, या उसको स्पेंड कर दिया फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स and wants of the household sector. So in this way the circular flow of income moves in a circularity in both three phases. प्रोडक्शन होगी तो जनरेशन ऑफ इनकम होगा फॉर हाउस होल्ड सेक्टर. जनरेशन फॉर ऑफ इनकम हाउस होल्ड को अगर हो रही है तो दे विल स्पेंड दैट इनकम फॉर द अगेन सेटिस्फाइंग देयर वांट्स. सो वहां पे फर्स्ट इज द फेस ऑफ प्रोडक्शन, देन द फेस ऑफ इनकम जनरेशन, एंड थर्ड इज द फेस ऑफ डिस्पोजिशन एंड एक्सपेंडिचर. Done with this video. Thank you, students.